हो गया। हाँ, तो देखेंगे नेक्स्ट क्लास में हम बताए थे श्रम विधान का सिद्धांत, पहला चैप्टर। आज मैं बताने जा रहा हूँ आप लोगों को कि श्रम विधान के सिद्धांत को, जो मैं बताया था कि 8 प्रकार के आधुनिकतम सिद्धांत है, तो उस आधुनिकतम सिद्धांत और जो आर.के. दास के सिद्धांत था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे वो जैसे हम पढ़ाए थे वो नहीं है, सेव कर दिया करिए, ठीक है। आज के बाद से सेव कीजिएगा कि हमको पढ़ाने में आसानी हो, ठीक है। देखेंगे हमने पढ़ाया था आप लोगों को प्रश्न के श्रम विधान के सिद्धांतों का सिद्धांतों की आलोचनात्मक व्याख्या करें। देखेंगे ये क्वेश्चन था, इसमें हमने बताया था आप लोग को कि श्रम विधान के सिद्धांत श्रमिकों के हितों एवं उनके अधिकारों की रक्षा के लिए दी जाती है ताकि नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित हो सके। आप देखेंगे कि श्रम विधान के सिद्धांत के अंतर्गत जो अध्ययन करते हैं उसी के आधार पर सदस्य जितने भी देश है वैश्विक स्तर पर श्रम कानून बनाने एवं उसमें संशोधन करने का प्रयास करते हैं। तो देखेंगे श्रम विधान के सिद्धांत कई श्रम शास्त्रियों, समाज शास्त्रियों और शास्त्रियों ने देने का प्रयास किया, लेकिन इसमें आर.के. दास का जो कार्य है, आर.के. दास ने जो सिद्धांत दिया ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया। इनके अनुसार श्रम विधान के 4 सिद्धांत बताए जाते हैं। संरक्षा का सिद्धांत देखेंगे, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, फिर देखेंगे आप राष्ट्रीय अर्थनीति का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय एकात्मकता का सिद्धांत। हमने उस दिन बताया था कि आर.के. का जो सिद्धांत दिए गए हैं, आर.के. दास द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सर्वमान्य तो है, लेकिन उस समय की परिस्थितियों के अनुरूप वह बेहतर था। लेकिन बाद के वर्षों में जब आधुनिक युग हुआ, आधुनिक युग में कई परिवर्तन हुए। आधुनिक युग में कई परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन क्या हुए देखेंगे। उद्योगों के स्वरूप में परिवर्तन हुए, श्रम के स्वरूप में परिवर्तन हुए, कार्य की दशाएं में परिवर्तन हुए, सरकार की नीतियों में परिवर्तन आदि देखा गया। परिणाम स्वरूप श्रम विधान के सिद्धांतों में भी परिवर्तन लाए गए। और देखेंगे कि आज आधुनिकतम जो है श्रम विधान के 8 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसकी व्याख्या हम कर सकते हैं
8 आधुनिकतम सिद्धांत बताए गए हैं। ये 8 आधुनिकतम सिद्धांत जो है आप देखेंगे कि इसको हम एक ग्राफ के अनुसार अगर बता देते हैं तो बेहतर रहेगा। आप ग्राफिक रूप में अगर बनाते हैं तो बेहतर होगा। जैसे हमने ग्राफिक में लिख दिया आधुनिकतम सिद्धांत। आधुनिकतम सिद्धांत को हमें ब्रैकेट में घेर दिया और तब हम यहां प्रयोग करेंगे 1 नंबर संरक्षा का सिद्धांत, 2 नंबर सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, 3 नंबर में आप देखेंगे सामाजिक न्याय का सिद्धांत, 4 में देखेंगे आपको निवारण का सिद्धांत, निवारण का सिद्धांत, 5 में देखेंगे कल्याण का सिद्धांत, कल्याण का सिद्धांत, 6 में देखेंगे विनियमन का सिद्धांत, विनियमन का सिद्धांत, और 7 नंबर में देखेंगे आर्थिक विकास का सिद्धांत, और 8 नंबर में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत, दायित्व का सिद्धांत। देखेंगे ये 8 आधुनिकतम सिद्धांत है। पहला है संरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। दूसरा है सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी। तीसरा है सामाजिक न्याय का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। चौथा है निवारण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन। कल्याण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ वेलफेयर। देखेंगे छठा है विनियमन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। 7 में देखेंगे आर्थिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। 8 में देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। ये 8 सिद्धांत बताए गए हैं। इसी 8 सिद्धांत के आधार पर वैश्विक स्तर पर अलग अलग देशों में श्रम कानून बनाने एवं उसमें संशोधन करने का प्रयास किया जाता है। देखेंगे हम एक एक करके व्याख्या करेंगे। ये क्वेश्चन अलग अलग भी आ सकता है, अलग अलग सिद्धांत। एक ही सिद्धांत पूछ सकता है, 2 भी पूछ सकता है, 4 भी पूछ सकता है, टोटल भी पूछ सकता है। आप देखेंगे अब इसकी मैं व्याख्या कह रहा हूं। संरक्षा का सिद्धांत, संरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रोटेक्शन। देखेंगे इस सिद्धांत का उद्देश्य, इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य श्रमिकों को संरक्षण देना है, श्रमिकों को संरक्षण देना है।
वैसे श्रमिकों को संरक्षण देना है, ऐसे श्रमिकों को संरक्षण देना है जिन्हें संरक्षा की आवश्यकता तो है, संरक्षा की आवश्यकता तो है, लेकिन वह स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन वे स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि उद्योग में मुख्यतः दो पक्ष होते हैं। एक होता है नियोजक, जो कंपनी मालिक जिसे कहते हैं, और एक होते हैं श्रमिक। देखेंगे नियोजक और ये श्रमिक दोनों के बीच जो है अर्थ का लेन देन का संबंध रहता है। श्रमिक श्रम करते हैं और नियोजक उसे मजदूरी देता है। लेकिन आज देखेंगे जब यह बहुत से हमारे देश में श्रम कानून नहीं बनाए गए थे, तो नियोजक क्या करता था कि स्वयं कार्य की घंटे निर्धारित करता था, स्वयं मजदूरी निर्धारित करता था। कोई नियम कानून नहीं था, वह जितना घंटा मन चाहता था काम लेता था, जितनी मजदूरी उसको मन किया उतनी मजदूरी देता था। ऐसी स्थिति में श्रमिकों का शोषण अवश्यभावी है, उनका शोषण होगा। तो इस शोषण से बचाने के लिए जब विश्व के अनेक देशों में लोकतांत्रिक सरकारें बनी, लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो श्रम कानून बनाए जाने लगे। इसी सिद्धांत के आधार पर मजदूरी, कार्य के घंटे, नियोजन की शर्तें एवं श्रम की दशाओं को निर्धारित करने का प्रयास किया जाए। जैसे मान लीजिए कि मैं मजदूरी की बात करता हूं। मजदूरी आप जानते हैं, मजदूरी स्वयं श्रमिक निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यह नियोजक निर्धारित करेगा। और जब नियोजक निर्धारित करेगा तो अपने मनमानी करेगा। तो क्या श्रमिकों को प्रोटेक्शन मिला? नहीं मिला, उसे संरक्षण नहीं मिला। सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी तो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। आज देखिए भारत में जो है न्यूनतम मजदूरी बहुत कम है। क्यों? कि सरकार हस्तक्षेप बहुत कम कर दिया है, नियोजकों का मन बढ़ गया है, नियोजक जो चाहता है कर रहा है, सरकार उसके पक्ष में हो जाती है। इसी चीज को आप देखेंगे कि एलपीजी जब आया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब आई, तो देखेंगे सारे सिस्टम में बदलाव। आज मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी जो है नियोजक निर्धारित तो नहीं करता है, सरकार निर्धारित करती है, लेकिन नियोजक से मनमानी, नियोजक के मन के अनुसार होता है। तो इस सिद्धांत के आधार पर इसी संकट को दूर करने का प्रयास किया जाता है। आप देखेंगे कार्य के घंटे, छुट्टियां, हम कई एग्जाम्पल ले सकते हैं जो स्वयं श्रमिक निर्धारित नहीं कर सकते। इसी को प्रोटेक्शन देने के लिए विश्व के अनेक देशों में श्रम कानून बनाए गए हैं। भारत सरकार द्वारा भी कई श्रम कानून बनाए गए हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1936 पारित किए गए। अंग्रेजों के समय काल में यह पारित हुआ, लेकिन आज भी यह कानून लागू है संशोधन करके। यह मजदूरी
श्रमिकों के लिए मजदूरी का निर्धारण करता है, प्रोटेक्शन देता है। अनावश्यक कर्मचारियों की मजदूरी से नियोजक डिडक्शन कटौती नहीं कर सकता। देखें कारखाना अधिनियम 1948, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 पास किए गए, जिसमें कर्मचारियों के स्वास्थ्य, उनकी सुरक्षा, उनकी कल्याण, उनकी छुट्टियों, कार्य की दशाओं के संबंध में जो है निर्णय किया गया है। उसी तरह से आप देखेंगे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 पारित किए गए हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ताकि श्रमिकों को मिनिमम वेजेज मिले। असंगठित क्षेत्र में जैसे आटा मिल, चावल मिल, दाल मिल, मुर्गी पालन, पशुपालन, पत्थर तोड़ने, ईंट भट्ठे इत्यादि में काम करने वाले कर्मचारियों को बीड़ी बनाने वाले, जहाँ बीड़ी बनता है देखेंगे पलामू जिले में बीड़ी वगैरह ज्यादा बनता है, वहां भी प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये देखेंगे कि मिनिमम वेजेज निर्धारित करता है। तो ये आपका हो गया सुरक्षा संबंधी सिद्धांत क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, और ये देखेंगे उससे संबंधित एग्जाम्पल क्या है, और आलोचना करने को कहता है। तो अब इसका आलोचना यही कर देंगे कि सिद्धांत के आधार पर जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं उसके तहत श्रमिकों की दशाओं में सुधार लाने का प्रयास तो हुआ है, लेकिन जितना चाहिए उतना नहीं हो पाया। आज भी देखेंगे कि न्यूनतम मजदूरी बहुत ही कम मिलती है। बहुत भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की है। उनकी सुरक्षा की देखेंगे कैसे वो काम करते हैं, बिना हेलमेट के कर्मचारी काम करते हैं। उनकी स्वास्थ्य की व्यवस्था सही नहीं रहती है, मेडिसिन की व्यवस्था सही नहीं होती है, समय से छुट्टी नहीं दी जाती है। तो ऐसी समस्याएं को होती है। तो अतः इसमें सिद्धांत की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा श्रम कानून में संशोधन करने और उसमें मजबूती लाने का प्रयास करना चाहिए। आगे देखेंगे दूसरा है सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत। देखेंगे इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य व्यक्ति की या मनुष्य की के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है। श्रमिकों के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है, मनुष्य के जीवन में कई आकस्मिकताएं आती है। जैसे बीमारी, सिकनेस, दुर्घटना के कारण विकलांगता, महिलाओं को प्रसूति, मैटरनिटी, बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि कई आकस्मिकताएं आती है। इन आकस्मिकताओं की स्थिति में जो कमाने वाला व्यक्ति होता है, मजदूरी अर्जक होता है, उसकी आमदनी कम या समाप्त होती है।
तथा स्वयं एवं उसके परिवार के सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए यह सिद्धांत जोर देता है कि मनुष्य के जीवन में जो आकस्मिकताएं आती है उसमें उस आकस्मिकताओं से बचाने का प्रयास होना चाहिए। उनकी आय सुरक्षा होनी चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी देश अपने देश में सामाजिक सुरक्षा संबंधी कानून बनाने का प्रयास किया है। भारत सरकार द्वारा भी सामाजिक सुरक्षा के संबंध में स्वतंत्रता से पूर्व और स्वतंत्रता पश्चात कई श्रम कानून बनाए गए हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, कई श्रम कानून बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923, एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन एक्ट 1923। इसके बारे में हम बृहद रूप से, जितना मैं एक्ट लिखा रहा हूं कानून, आगे आप बृहद रूप में पढ़ेंगे। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ये ध्यान रखें। यहाँ सिर्फ एग्जाम्पल ही आपको देना, इसके बारे में आगे मैं पढ़ाऊंगा। देखेंगे कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948। नेक्स्ट देखेंगे मातृत्व हित लाभ अधिनियम 1961, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, उपादान संदाय अधिनियम 1972, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 आदि जो है श्रम कानून पारित किए गए हैं ताकि कर्मचारियों की, श्रमिकों के लिए सोशल सिक्योरिटी किया जाए, उनकी बीमारी की स्थिति में मदद किया जाए, दुर्घटना की स्थिति में मदद किया जाए। आप देखेंगे चाहे या महिलाओं की मैटरनिटी होती है तो मां बनने के समय जो खर्च बढ़ जाता है वो देने का प्रयास किया जाए। सरकार भी देती है, कर्मचारी नियोजक भी देता है, बीमा कंपनियां भी है। बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। बुढ़ापे में जब चला जाता है तो वृद्धावस्था पेंशन देने की व्यवस्था है, उनके रहने की व्यवस्था भी की जाती है। ये सिद्धांत की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं उसके अच्छे परिणाम भी आए हैं। कर्मचारियों के जीवन स्तर में बेहतर सुधार हुआ है, लेकिन इसमें कई कमियां भी देखी जाती है। आलोचना हम करेंगे, कई कमियां भी देखी जाती है। क्या कमियां देखी जाती है? आप देखेंगे कि सामाजिक सुरक्षा के लिए जितने पैसे देने की व्यवस्था की जाती है बहुत ही कम होता है। आप देखेंगे सोशल सिक्योरिटी के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत जो है कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसमें जो है विकलांगता की स्थिति में कम पैसे देने की व्यवस्था। मैटरनिटी बेनिफिट जो है आप देखेंगे 26 सप्ताह के लिए कर दिया गया है, लेकिन जो उसमें बेनिफिट देने की बात है वह कम है। मेडिकल बोनस कम है, अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता। तीसरा देखेंगे
सामाजिक न्याय का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य समाज में समानता लाना है, समाज में समानता लाना है, एकरूपता स्थापित करना है, भेदभाव को रोकना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे, आज समाज में लैंगिक भेदभाव है, पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी लैंगिक भेदभाव है। महिला और पुरुषों के बीच में लैंगिक भेदभाव होता है। बहुत से क्षेत्र में देखेंगे महिलाओं को कम मजदूरी दी जाती है अपेक्षाकृत पुरुषों की, क्योंकि वो महिला है। इसी को रोकने का प्रयास करना है इस सिद्धांत का, सोशल जस्टिस लाना। आप देखेंगे दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों का शोषण कर, दबंग व्यक्तियों द्वारा कमजोर व्यक्तियों का शोषण कर। दबंग कौन हो सकता है? नियोजक हो सकता है, कर्मचारी जो कारखाना मालिक है, ठेकेदार हो सकता है। तो उसकी दबंगई से जब बचाया जाएगा तब न सोशल जस्टिस हो, क्योंकि वो गाली भी दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता है, ज्यादा काम ले सकता है। तो उसको बचाने के लिए सोशल जस्टिस की आवश्यकता होगी, क्योंकि दबंगई करेगा तो सोशल जस्टिस नहीं होगा। बंधुआ मजदूर, बंधुआ मजदूर रखना, बॉन्डेड लेबर, ये पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक वो कर्ज नहीं चुकाएगा तब तक वो काम करते रहेगा। कभी कभी पीढ़ी दर पीढ़ी भी चलते रहता है। बाप ने नहीं चुकाया तो बेटा को चुकाना। जब तक उसका कर्ज पूरा नहीं हो पाता है तब तक वह काम करते रहता है उस घर में, उस मजदूर बनकर। तो ये सोशल जस्टिस नहीं हुआ। इसी सोशल जस्टिस के लिए, सामाजिक न्याय दिलाने के लिए इस सिद्धांत का प्रयोग होता है और विश्व के अनेक देशों में सोशल जस्टिस लाने का प्रयास। भारत सरकार द्वारा भी सोशल जस्टिस लाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। उदाहरण स्वरूप हम ले सकते हैं समान पारिश्रमिक, अधिनियम 1976, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। दूसरा देखेंगे बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर निवारण प्रिवेंशन अधिनियम 1976। इस कानून के तहत सोशल जस्टिस लाने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज भी देखेंगे, एक रिपोर्ट आया था उसके अनुसार भारत में आज भी 25% लैंगिक भेदभाव है। वह ऑनलाइन सेवा प्रदाता मोनेस्टर का रिपोर्ट था। ऑनलाइन सेवा प्रदाता मोनेस्टर के अनुसार आज भी भारत में 25% लैंगिक भेदभाव देखने को मिलता है। अतः इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन बंधुआ मजदूर पद्धति तो समाप्त हुआ,
लेकिन आज भी बाल श्रमिक जो है बंधुआ मजदूर के रूप में रखे जाते हैं। घरेलू नौकर के रूप में चाय की दुकान पर, ढाबे, रेस्तरां इत्यादि इत्यादि कंपनी फैक्ट्री में बंधुआ मजदूर बना करके, क्योंकि बच्चे काम अधिक करेंगे और मजदूरी कम देना पड़ेगा। अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। आगे देखेंगे, ये हो गया 4 नंबर। 4 नंबर में आप देखेंगे निवारण का सिद्धांत। निवारण का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य, निवारण मतलब प्रिवेंशन, इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य आप देखेंगे, एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोग। एग्जाम्पल जैसे वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति, बाल विवाह, दहेज प्रथा आदि। अब आपको समझ में आ गया इसका निवारण करना। देखेंगे इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य समाज में फैली हुई कुरीतियों, समाज में फैली हुई कुरीतियों को रोकना। एक कुरीतियां कौन सी हो सकती है? वेश्यावृत्ति हो सकती है, भिक्षावृत्ति हो सकती है, बाल विवाह हो सकता है, दहेज प्रथा हो सकती है आदि। इन कुरीतियों पर रोक लगाना है, क्योंकि समाज में ये कुरीतियां व्यापक रूप से फैली हुई है। धीरे धीरे हर विश्व के अनेक देशों में इसी सिद्धांत के आधार पर प्रयास किए गए हैं इन कुरीतियों को रोकने के लिए। उसमें उसके परिणाम अच्छे भी रहे। कमियां आई है, वेश्यावृत्ति में नहीं कमी आई है, दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। भिक्षावृत्ति में देखेंगे आज भी भिक्षावृत्ति की प्रवृत्ति बढ़ रही है। बाल विवाह में कमी आ रही है। दहेज प्रथा में देखेंगे कमियां आई है, लेकिन जिस तरह से आना चाहिए नहीं आया है। इसके पीछे कई कारण है, वो लिखना नहीं है यहाँ। ये देखेंगे हम आलोचना किए कि इनमें कमियां आई है, लेकिन बाकी चीज में कमी नहीं है। अतः इस सिद्धांत की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इसके लिए विश्व के अनेक देशों में श्रम कानून बनाए गए हैं। जैसे भारत में वेश्यावृत्ति को रोकने के लिए अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956, भिक्षावृत्ति को रोकने के लिए अलग अलग राज्यों में कानून बनाए जाते हैं। जैसे झारखंड में देखेंगे, झारखंड में कानून बनाए गए। भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1956 जो बिहार वाला चलता था वही है। उसमें संशोधन किया जाता है समय समय पर, जैसे 2006 में संशोधन किया गया। तीसरा देखेंगे बाल विवाह को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006। दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। बिना एग्जाम्पल के आप एग्जाम्पल देना ही होगा। आगे देखिए, ये तो 4 सिद्धांत, 5वां सिद्धांत हो गया
चौथा, 4 सिद्धांत हो गया। पांचवा, कल्याण का सिद्धांत। वेलफेयर। उपरोक्त जितने भी सिद्धांत अभी बताया हूं मैं, ये सभी कल्याण के लिए, चाहे वह संरक्षा हो, सामाजिक सुरक्षा हो, सामाजिक न्याय हो या निवारण हो, सभी कल्याण के लिए। लेकिन एक अलग से सिद्धांत दिए गए हैं। इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य लोगों को या श्रमिकों को कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना है। कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराना। ये कल्याणकारी सुविधाएं कौन हो सकती है? जैसे आवास, बिजली, पेयजल, प्राथमिक उपचार, मनोरंजन आदि कल्याणकारी सुविधाएं हो सकती है। रोड, सड़क, बिजली से सारी कल्याणकारी सुविधाएं। इसी सिद्धांत के आधार पर आप देखेंगे कई श्रम कानून बनाए गए हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत में अबरख खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1946, कोयला खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1947 आदि। फैक्ट्रीज एक्ट 1948, कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत भी ये सुविधाएं दी गई है, कल्याण की व्यवस्थाएं की गई है। आप देखेंगे कि सिद्धांत के आधार पर खान में या अन्य जगहों पर कल्याणकारी सुविधाएं देने की व्यवस्था है। लेकिन आज भी बहुत से क्षेत्र में देखेंगे पेयजल की सही सुविधा नहीं है, पेयजल की सही सुविधा नहीं है, आवास टूटे फूटे हैं, गंदी नालियां हैं सामने से बह रही है, आदि आदि समस्याएं देखने को मिलती। अतः कानून में संशोधन कर या इसकी प्रशासनिक स्तर पर कार्य करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध हो सके। आगे देखेंगे विनियमन का सिद्धांत 6 में हो गया। विनियमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन। प्रिंसिपल ऑफ रेगुलेशन इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य नियोजक प्लस कर्मचारियों, नियोजक और कर्मचारियों के बीच अच्छे औद्योगिक संबंध, इंडस्ट्रियल रिलेशन स्थापित करना। अच्छे औद्योगिक संबंध स्थापित करना नियोजक और कर्मचारियों के बीच। देखेंगे किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजक, एक तरफ नियोजक होते हैं, दूसरा कर्मचारी। आप देखेंगे कि किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में नियोजक होंगे और कर्मचारी, दोनों के बीच नियोजन की शर्तें
कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एवं श्रम की दशाएं, कंडीशन ऑफ लेबर, इन्हीं को लेकर दोनों के बीच कभी सहयोग और कभी संघर्ष, विवाद भी उत्पन्न होता है। इसी विवाद को कम करने के लिए ये सिद्धांत दिए गए हैं ताकि नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच अच्छे रिलेशन स्थापित होंगे तो क्या लाभ मिलेगा? औद्योगिक शांति बनेगी, उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी, हड़ताल और तालाबंदी पर रोक लगेगा, आदि लाभ मिलेंगे ताकि औद्योगिक विकास हो। इसी को ध्यान में रखते हुए विश्व के सभी देश अपने देश में श्रम कानून बनाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार द्वारा भी देखेंगे कई श्रम कानून बनाए गए हैं विनियमन संबंधी, जैसे एग्जाम्पल श्रम संघ अधिनियम 1926, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 पारित किए गए। दूसरा देखेंगे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 पारित किए गए। 1947 पारित किए गए हैं। 1947 पारित, ताकि नियोजक और कर्मचारियों के बीच अच्छे रिलेशनशिप स्थापित हो। ट्रेड यूनियन एक्ट 19 देखेंगे 26 जो है श्रम संघ को गठित करने का, उसे पंजीकरण करने का प्रयास करता है। हमारे संविधान आर्टिकल 19 में भी है संघ बनाने की सूचना। आप देखेंगे एक ताकि नियोजक और कर्मचारियों के बीच में तारतम्यता हो, कोऑर्डिनेट हो, समन्वय हो। उसी प्रकार औद्योगिक विवाद 47 के अंतर्गत औद्योगिक विवाद सुलझाने के लिए मशीनरी कानून के अंतर्गत न्यायालय, पंचायती इत्यादि की व्यवस्था की गई है, अधिकारियों की व्यवस्था की गई है ताकि नियोजक और कर्मचारियों के बीच विवाद कम होंगे, अच्छे औद्योगिक संबंध बनेंगे, माहौल अच्छा होगा, निश्चित तौर पर उत्पादन बढ़ेगा। तो देखेंगे मार्केट में माल जो है प्रोडक्शन जाएगा, निश्चित तौर पर वहां पर महंगाई में भी कमी आएगी, आयात निर्यात बढ़ जाएंगे, व्यापार जो आगे बढ़ाएंगे। सब चीज पढ़ाना है इसके बारे में। इसी सिद्धांत के आधार पर सारे एलएसडब्ल्यू अब आप देखेंगे इस सिद्धांत के आधार पर जो श्रम कानून बनाए गए हैं उसके तहत अच्छे औद्योगिक संबंध तो स्थापित करने का प्रयास हुआ है, लेकिन आज भी नियोजक और कर्मचारियों के बीच में मतभेद बना। कभी भी नहीं जानिएगा, बहुत से कंपनी जो है आज भी श्रमिकों का शोषण करते हैं और श्रमिक भी उनकी जो है देखेंगे मुंह पर तो नहीं लेकिन शिकायत करते रहते हैं, मालिक ऐसा है वैसा। कारण है कि जो मजदूरी देने वाला है वो चाहता है मजदूरी दे, काम करने वाला है वो चाहता है कि हम काम करें। दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है जो संघर्ष का रूप लेता है औद्योगिक विवाद। अतः इस सिद्धांत की पुनरावृत्ति को ध्यान में रखते हुए जो है परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए ताकि नियोजक और कर्मचारियों के बीच में अच्छे माहौल। आगे देखें 7 आर्थिक विकास का सिद्धांत। आर्थिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य आर्थिक विकास करना।
क्योंकि बिना आर्थिक विकास का न श्रमिकों का विकास होगा, न नियोजकों का विकास होगा, न देश का विकास होगा, न किसी वर्ग का विकास हो सकता है। क्योंकि आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्व है औद्योगिक विकास का। औद्योगिक विकास करने के लिए आवश्यक तत्व है बिजली की व्यवस्था करना, सड़क की व्यवस्था करना, कच्चे माल की व्यवस्था करना आदि सुविधाएं देना जरूरी है ताकि आर्थिक विकास हो। इसके लिए सभी देश प्रयासरत हैं। यह सिद्धांत कहता है कि सारी मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, तभी ही आर्थिक विकास संभव है। बिना आर्थिक विकास के हम श्रमिकों के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसी को ध्यान में रखते हुए सभी सदस्य राष्ट्र अपने देश में आर्थिक विकास की गतिविधियां बढ़ाने का प्रयास करें। सबसे पहले आप देखेंगे, सुनते होंगे, सड़क का निर्माण हो गया, बिजली का निर्माण हो गया, कि दोनों आवश्यक है। रेल मार्ग का विकास हो गया, क्योंकि व्यापार उसी से होगा, माल का संचलन होगा उसी से, यातायात और रोडवेज या रेल दोनों से ढोए जाएंगे, बंदरगाह के पास ले जाए जाएंगे, जहाज के पास ले जाएंगे, ताकि आर्थिक विकास हो। बिना आर्थिक विकास के, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं, बहुत से ऐसे देश के अंतर्गत क्षेत्र हैं जहां आर्थिक विकास गतिविधि नहीं। आर्थिक बिहार को ले सकते हैं, बिहार में आर्थिक विकास की धीमी गति धीमी है। अफ्रीकन कंट्री को ले सकते हैं, वहां आर्थिक विकास की गति धीमी है, क्योंकि सिद्धांत की मूल अवधारणा का वहां प्रयोग कम हो रहा है। भारत में आप देखेंगे आर्थिक विकास केंद्रित होते जा रहा है। कुछ ही लोग के आंकड़ा आया है कि 1% लोग के पास जो है 40% संपत्ति। ये केंद्रित होते जा रहा है, वेल्थ केंद्रित होते जा रहा है। इस केंद्रीकरण का डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, तब देश की आर्थिक विकास और प्रगति हो सकती है। बिना आर्थिक विकास देखेंगे आज भारत में 94% जो श्रमिक काम करते हैं उनकी आमदनी 10,000 रुपये से कम, मासिक से कम है। 94% कर्मचारी जो काम करते हैं भारत में लगभग 50 लाख, अब तक 42 लाख हो गए हैं, 42 करोड़। पहले 50 करोड़ तक श्रमिक काम कर रहे थे, इधर कोरोना के बाद थोड़ा बेरोजगारी आ गई, करोड़ों तक लोग काम करते हैं, संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में। अब आप समझ जाइए कि मात्र 6% लोगों के पास ही 10,000 से ऊपर आमदनी है। 6% कितना हो, जोड़ लीजिए। अगर हम पूरी जनसंख्या का जोड़ते हैं तो, या 50 करोड़ का जोड़ते हैं, 1 करोड़ में हो। आप देखिए 6 लाख। अब ये तो 10,000 के ऊपर, 20,000 के ऊपर कितने लोग कमाते होंगे, 20,000 के ऊपर कितने होते हैं, 50,000 के ऊपर आमदनी तो मात्र हमको लगता है 1% लोगों के पास हुआ कि नहीं होगा। 1% लोगों के पास अभी 50,000 से ऊपर आमदनी नहीं होगा। ये चीज आप देखने को मिलता है। आर्थिक विकास असंतुलित है। आर्थिक विकास इसी सिद्धांत कहता है कि सबको समानता लाने का प्रयास करें, समाजवादी व्यवस्था स्थापित हो, आर्थिक विकास हो। यानी नियोजक की आमदनी तो बढ़ती है, नियोजक की आमदनी बढ़ती है, लेकिन इस नियोजक की लाभ मान लीजिए, देख लीजिए 100 गुना बढ़ गई, 100 गुना। कितना खुश हुआ नियोजक, लेकिन श्रमिकों को क्या मिला? श्रमिकों के हाथ में क्या मिला? ठेकेदारी पर काम हो रहा है। ठेकेदार पैसा लेके और नियोजक के बीच में जो है वार्तालाप होती है, श्रमिक नहीं। आप एग्जाम्पल के तौर पर जियो को ले लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना लाभ कमाती है, लेकिन श्रमिकों को, उसके कर्मचारियों को कितना मिलता है? सब कॉन्ट्रैक्ट पर काम करता है, 10,000, 15,000, 20,000। उसके लिए भी मारामारी लगी रहती है। देखा ये आर्थिक विकास हुआ? नहीं, ऐसी आर्थिक विकास नहीं चाहिए। अगर नियोजक को, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को मुनाफा मिल रहा है तो उस मुनाफा में कर्मचारियों की मजदूरी पर डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए, अन्यथा विकास असंतुलित हो जाएगा।
सभी देखेंगे गरीब गरीब रह जाएगा, अमीर अमीर भी है। बस अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता। 8वां सिद्धांत है अंतरराष्ट्रीय दायित्व का सिद्धांत। दायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन। देखिए इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर श्रम मानकों की स्थापना करना, इंटरनेशनल लेवल पर मानकों की स्थापना करना है। इसके लिए कई संस्थाएं गठित की गई है, जिसमें देखेंगे ILO, WHO आदि संस्थाएं गठित, यूनिसेफ आदि संस्थाएं गठित की गई है, जिसमें ILO सबसे महत्वपूर्ण है जो श्रमिकों के लिए है। ILO विश्व स्तर की एक श्रम संस्था है, विश्व स्तर की एक श्रम संस्था है जिसका गठन 1919 में हुई। इसका उद्देश्य क्या है? श्रमिकों की हितों की अधिकारों की रक्षा करना एवं राष्ट्रीय स्तर पर श्रम मानकों की स्थापना। ILO प्रति वर्ष इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस करती है, इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस करती है जून माह में, 20 दिनों का होता है। इसी में कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशन, अभी समय कन्वेंशन एंड सिफारिश पारित किए जाते हैं। इसी के आधार पर सदस्य राष्ट्र अपने देश में श्रम कानून बनाने एवं उसमें संशोधन करने का काम करते हैं। आज ILO में 187 सदस्य राष्ट्र हैं, 187 सदस्य राष्ट्र। आप देखेंगे कि ये जो है संस्था नियोजक एवं कर्मचारियों के बीच संबंध को रेगुलेट करता, श्रमिकों को शोषण से बचाता, देशी विदेशी श्रमिकों के बीच भेदभाव को रोकता। लेकिन ILO के जितने भी कन्वेंशन रिकमेंडेशन है वह बाध्य नहीं है। लागू करना या नहीं लागू करना ये क्रम सदस्य राष्ट्र की इच्छा पर निर्भर करता है, जिसके कारण जो है इस सिद्धांत मूल भावना की जो है उल्लंघन होता है। मूल भावना जो है लागू नहीं हो पाता। भारत को मन किया था लागू किया नहीं किया, अमेरिका को मन किया था लागू किया नहीं किया। कोई बाध्यता नहीं है। बाध्यता नहीं होने के कारण पूरे विश्व में एक प्रकार के मानक स्थापित नहीं हो पा रहा। आप देखेंगे भारत में मजदूरी कुछ है, भारत में देखिए बिहार की मजदूरी कुछ है, झारखंड की मजदूरी कुछ है, तमिलनाडु की मजदूरी कुछ, एक समान मानक स्थापित नहीं हो पा रहा है। अतः इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि इस सिद्धांत के आधार पर जितने भी श्रम कानून बनाए गए हैं उसके तहत श्रमिकों की दशाओं में बेहतर सुधारने का प्रयास तो हुआ है, कमियां भी है, उन कमियों को दूर किया जाए तो निश्चय ही यह सिद्धांत श्रमिकों के लिए लाभप्रद होगा और औद्योगिक विकास होगा, नियोजक और कर्मचारियों के बीच अच्छे संबंध। ये सिद्धांत आपका खत्म हो गया। ये सिद्धांत 8वें सिद्धांत का विश्लेषण करना है। अब आप देखेंगे एक इसी में क्वेश्चन है कि श्रम विधान के प्रकार, श्रम विधान के प्रकार, काइंड्स ऑफ लेबर लेजिस्लेशन। आप ध्यान से रखिए, कहीं इसको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। श्रम विधान के जो सिद्धांत हैं वही प्रकार है। जैसे देखिए श्रम विधान के सिद्धांत में क्या लिखेंगे, प्रकार में क्या लिखेंगे। प्रकार में सुरक्षा संबंधी श्रम विधान, सुरक्षा संबंधी श्रम विधान,
सामाजिक सुरक्षा संबंधी श्रम विधान, सामाजिक न्याय संबंधी श्रम विधान, कल्याण संबंधी श्रम विधान, 5 में विनियमन संबंधी श्रम विधान। ये सिद्धांत में भी पढ़ा है, लेकिन वहां क्या पढ़ा है? सुरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक सुरक्षा का सिद्धांत, सामाजिक न्याय का सिद्धांत, कल्याण का सिद्धांत, विनियमन का सिद्धांत। ये 5 सिद्धांत में पढ़ाए हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा संबंधी श्रम विधान है। अंतर इतना ही है कि सिद्धांत की जगह पर आप सिद्धांत लिखेंगे और विधान प्रकार में विधान की भी जगह विधान लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब वहां लिखे हैं इस सिद्धांत का मूल उद्देश्य, तो यहां लिखेंगे इस श्रम विधान का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को संरक्षण देना। सिर्फ सिद्धांत की जगह आप विधान कर देंगे, बस प्रकार में आंसर एकदम सेम हो। कोई दिक्कत होगा तो फिर आप लोग पूछ लेंगे। तो टाइम भी हो गया, पढ़ा दिया सिद्धांत, कल दूसरा चैप्टर पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।